मुरबरले देना राजा लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। तो आपको क्या लगता है क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? मुझे पता नहीं। सोचती है कि 10 साल के बाद आप हो सकता है कि बॉलीवुड में आप गाना गाने चली जाए। संगीत की जो शिक्षा होती है वो मैंने नहीं ली है। कॉलेज में आप गाया करती थी। घर वाले कहते थे कि अगर तू ये सब करेगी फिर तुझसे शादी कौन करेगी, क्योंकि आपकी लव स्टोरी भी बड़ी चर्चा का विषय है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा, कंचन ठाकुर को तो चाय पिलाए कि नहीं। मैं बोली लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री थोड़ा सा मिश्रित होती चली जा रही है। अच्छे घर की लड़कियां जो है ये सब नहीं करती। लेकिन आपने खुद ने आपको कभी लगा कि आप थोड़ा ठीक ठाक गाती? शायद पहली बार बता रही हूँ, शायद नहीं, मैंने किसी को नहीं बताई है ये चीज़ें। फैन के साथ आपका ऐसा मोमेंट है जो दिल को छू लिया हो? ये क्या था? ऐसा अक्सर कहा जाता है कि किसी भी बात को महसूस करना है तो सबसे पहले उसे सुनो और समझो। लेकिन शायद संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसे सुनना, समझना और महसूस करना एक साथ किया जा सकता है। जब बात संगीत की इतनी हो रही है तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आज UZK के इस पॉडकास्ट में हम संगीत की दुनिया से रिलेटेड किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक ही पहचाना। आइए मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ की मशहूर सिंगर कंचन जोशी से। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट कंचन। थैंक यू। तो एज ए सिंगर या कलाकार होने के नाते आपको क्या लगता है, आपकी क्या USP है, आपको क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? शायद उनको गाने बहुत अच्छे लगते होंगे, इसलिए पसंद करते हैं। और आप गाने मतलब आपको लगता है कि आपका ये पैशन है, आपका शौक़ है, या आपने ऐसे ही हॉबी एज अ हॉबी शुरू किया और अब ये करियर बन गया? म्यूज़िक में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इत्तेफाक से आई थी। ऐसा शौक़ तो था बचपन से, क्योंकि जो कलाकार होता है तो वो उनका रुझान उन्हीं चीज़ों में होता है। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इधर मेरा मतलब इतनी सक्सेस, मतलब पावरफुल सक्सेस तो नहीं, चीज़ें ऐसी हुई कि इधर टर्न हुई लाइफ मेरी, और फिर मैंने इस पर वर्क शुरू किया। तो कैसे, मतलब आपने कहीं संगीत सीखा या आप बचपन से सीखती थी, या जब आपको मौका मिला उसके बाद सीखना शुरू किया? मेरे गुरुजी है रंजीत बोस। अच्छा। नाम सुना है हमने उनका। तो मैं उस टाइम कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर था मेरा। मुझे इंटरेस्ट बहुत था, मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। मुझे एंकरिंग में भी इंटरेस्ट था, मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट था। और फिर कैमरा फियर? सिर्फ इंटरेस्ट था ना, मैंने कभी किया नहीं है आपने कभी? देख के इंस्पायर होना। तो मैं जब कॉलेज में थी तो कहीं कहीं पे ऐसा होता था ना ऑर्केस्ट्रा, तो मैं वहाँ जाया करती थी देखने। पता नहीं दादा को कहीं से मेरा नंबर मिला, मुझे आज तक नहीं पता कहाँ से मिला उनको। उन्होंने मुझे कॉल किया रात को 8 बजे कि बताया अपने बारे में। अब मैं तो जानती नहीं उनको, तो थोड़ा सा डाउटफुल थी। एक बार थोड़ा सा ऐसा कुछ वाकया हुआ था जिससे मैं थोड़ी सी सदमे में थी। मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगी, बट जैसे ऐसा रहता ना कि आपको वो काम देंगे तो थोड़ा सा वो यूज़ करने की जो कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश की आपको। तो उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा, वो मुझे बुलाए। और ये चीज़ें मैं शायद पहली बार बता रही हूँ, शायद नहीं, मैंने किसी को नहीं बताई है ये चीज़ें। तो मैं उनसे मिलने गई, उनसे मिली। उस टाइम मतलब थोड़ी सी अलग सी चीज़ें थी, शायद मैं खुल के नहीं बता पाऊंगी। नहीं बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आप मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई जैसे। फिर मैं उस वक्त शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से मैं निकल गई। फिर जब घर आई मैं बताई, फिर जब बाद में उनको बताई, पहले तो बहुत डांट पड़ा मुझे कि तुम अकेली क्यों गई। मुझे लगा, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? उस वक्त 17-18। फिर वो सीन चला गया। तो फिर उसके बाद 7-8 महीने के बाद फिर दादा से कांटेक्ट हुआ मेरा, तो इसलिए मैं डरी हुई थी थोड़ी सी। एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने कॉलेज में आप गाया करती थी, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, एनुअल फंक्शन होते थे उसमें, या कुछ भी छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते थे। और घर में कोई है ऐसा गाने वाले, या ये कोई माहौल है संगीत का या कलाकार कोई है घर में? नहीं। कोई नहीं है। तो ये आपको कब से लगा? बचपन से? देखिए संगीत की रुचि तो सबकी होती है, और बाथरूम सिंगर तो आई थिंक अमूमन सभी लोग होते हैं, लेकिन आपने खुद ने आपको कभी लगा कि आप थोड़ा ठीक ठाक गाती हैं और लोगों से थोड़ा एवरेज अच्छा गाती हैं? जब मैं छोटी थी तो कुछ गाने सुनती थी मैं, जैसे उसमें से जो नागिन ट्यून होता है ना, वो हो गया, या कुछ कुछ ऐसे गाने जिनको मैं गाती थी।
मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, मतलब ट्यून को गाती थी, वर्ड्स नहीं गाती थी? वर्ड्स भी गाती थी अच्छा। मैं, बट उस ट्यून के साथ मैं मैच करती थी। म्यूज़िक सीखना है, मैं इनसे मिली, दादा से मिली, ये मैंने घर में बताया। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, अच्छे घर की लड़कियां जो है ये सब नहीं करती है। और शायद इसलिए कि कहते हैं कि मतलब मेरे घर वाले कहते थे कि अगर तू ये सब करेगी फिर तुझसे शादी कौन करेगा। तो अब मुझे शादी से तो मतलब था नहीं उस टाइम, छोटी थी ना। तो मेरा भाई मुझे बोला, वो मुझे सपोर्ट करता था, बोला तू जा, छोड़ दे। क्योंकि मैं अम्मा के साथ रहती थी, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहती थी, मेरी अम्मा के साथ में रहती थी, दादी अम्मा के साथ। तो वो मुझे सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है, मैं जो करूँ जैसा जो भी, वो हमेशा से सपोर्ट करती है। तो मैं उनके साथ रहती थी। मेरा भाई बोला कि तू जा, किन्हीं को पता चलना है नहीं, तू वहाँ से वहाँ जाएगी, किसको पता चलेगा। तो फिर मैं वहाँ जाना शुरू की, दादा से क्लास लेना शुरू की, फिर ऐसे मेरी शुरुआत हुई। मेरे घर वालों को पता ही नहीं था। छत्तीसगढ़ी में अगर हम बात करें तो आप छत्तीसगढ़ी गाने की तरफ कैसे आपका रुझान आया, या कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि आपने गाना तो आई थिंक हिंदी गाने शुरू किए थे, जो भी फंक्शंस में गाती थी, तो ये स्विच कैसे आया? मैं सबसे पहले, मेरा पहला गाना था तै शादी करे बर करबे भोला, विवेक भैया के साथ गाई थी, विवेक शर्मा। उनसे किन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई थी, सत्तू भैया थे, वो उनसे मिला है, फिर उनके साथ मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया। वहाँ से फिर आया लॉकडाउन, वो तो एक गाना था, 2017-18 की बात है। उसके बाद आया लॉकडाउन, तो चूँकि मैं भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक को समझने लगी थी, और मैंने फिर कमला देवी भी ज्वाइन किया। दादा मुझे डांट के बोले कि तुम कमला देवी ज्वाइन करो तो कुछ हो पाएगा। तो फिर वहाँ मेरी मुलाकात हुई नवीन से। नवीन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और फिर हम लोग लॉकडाउन में ऐसा देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एल्बम्स में। तो उसके पास कुछ कंपोजिशंस पड़े हुए थे, जिसमें से था एक माया के मौसम, वो मुझे सुनाया। मैं बोले इसको करते हैं। तो उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे क्योंकि घर से जो पॉकेट मनी मिलती थी बस वैसा, और जो स्कूल के लिए फ़ीस है बस। तो हम लोगों ने ट्राई किया। फिर अब बात आई कि पैसे कहाँ से लाए। तो फिर उस टाइम मैं शोज़ कुछ कर लेती थी, तो कुछ पैसे मुझे भी मिल जाते थे। तो मैं बोली कि कुछ पैसा तू भी अरेंज कर, कुछ पैसा मैं भी अरेंज करती हूँ। तो उस टाइम लॉकडाउन था, तो वैसे ही जेब जो है गिली हुई पड़ी थी। तो फिर हम लोगों ने ऐसा ट्राई किया कि किसी से लेते हैं पैसा। तो उसने भी आधे पैसे अरेंज किए, मैंने भी किए, और फिर उस गाने को हम लोग कंप्लीट किए। फिर जब वो गाना आया तो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। नवीन को तो बाद में एडवांटेज हाँ मिला, बट मेरे लिए बहुत लकी था वो कि इंडस्ट्री में पता चला कि कोई है जो ऐसा गाना गाती है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हुआ। फिर आपने क्या छत्तीसगढ़ी एल्बम्स के लिए गाया या फिल्म्स के लिए गाना शुरू एल्बम्स किया? एल्बम्स के लिए। हाँ। नहीं, ये पहली तो आपने एल्बम निकाली थी। हाँ। बट उसके बाद जो ऑफर्स आए वो फिल्मों के लिए भी आने लगे, एल्बम्स के लिए भी? हाँ, लेकिन एल्बम्स हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बनते हैं, पिक्चरें कम बनती है। कुछ 2-4 डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो बनाते हैं। एल्बम के लिए जो प्रोड्यूसर्स है बहुत है। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री, अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो आपको लग रहा है कि बहुत अलग अलग तरह के भी गाने चल रहे हैं? अगर हम छत्तीसगढ़ को बात करें तो बहुत ही सांस्कृतिक और बहुत ही परंपराएं यहाँ पर अलग अलग, और बहुत ही रिच संस्कृति है अगर हम बात करें फोक म्यूज़िक की। तो लेकिन अब जो इंडस्ट्री का हाल है थोड़ा सा मिश्रित होती चली जा रही है। वो हम कहें कि डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं, या और इस तरह की भी इंडस्ट्री में एक एंट्री हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, या इसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना ज़रूरी है? सारे इंडस्ट्रीज़ में ये जो चीज़ें जो हमारे इंडस्ट्री में हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे इंडस्ट्री में है। लेकिन हमारे यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हम लोग उसका विरोध करते हैं। जो बाकी जो बॉलीवुड या और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे इन चीज़ों को लेके विरोध नहीं चलता। हमारे यहाँ पे ऐसा कि हम लोग अगर छोटा छोटा कपड़ा पहन लिए, एकदम से
थोड़ा चलता है, बट कुछ ज़्यादा अगर हो जाता है तो लोग उसको रोस्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसको संस्कृति से जोड़ देते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब जो लोग करते हैं तो अब उनको मना तो कर नहीं सकते। हाँ। अभी चल भी रहा था विरोध, लेकिन वो कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। जो बाकी जो अच्छा जो काम कर रहे हैं वो उनको कलाकारों की गिनती में लेते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद चिढ़ते हैं उनसे। और आपके गाने में कितना जो फोक म्यूजिक है उसका असर दिखता है आपको? जैसे मैं काम करती हूँ, मेरा काम करने का तरीका है, मुझे पसंद है कि मैं सारे तरीके से काम करूँ। जैसे वेस्टर्न भी है, अभी हमारी जो इंडस्ट्री है वेस्टर्न की तरफ भी है, फोक को भी लेके चल रही है, और अलग अलग तरीके से, मतलब फ्यूजन है उसको हाँ, भी लेके हाँ, चलती है। तो मैं सब में काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा ही रहना अच्छा लगता है। मैं किसी एक चीज़ में एकदम फिट नहीं होना चाहती। आपको नथनी वाले सिंगर के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं, तो ये क्या इंसिडेंस है, क्यों ये स्पेसिफिक नथनी के सिंगर के नाम से जानते हैं? मेरा एक गाना था सोन के नथनी, तो शायद वो बहुत फेमस हुआ। तो उसके वजह से लोग शायद मुझे ऐसा कहते हैं कि सोन के क्या गाना था ये, 2 लाइन सुनाएंगे आप? बिल्कुल। मुरबर ले देना राजा लाली लुगरा, रुंझुन पैरी सोन के नथनी, बड़ कंजूस हस मोर मयारो, का काम बोताबर बिहाए हस, मुरबर ले देना राजा लाली लुगरा, रुंझुन पैरी सोन के नथनी। ऐसा ये गाना है। ये क्या बता रहा है, इस गाने में क्या बताया जा रहा है? इस गाने में ऐसा है, जो गांव क्षेत्र जो होता है तो वहाँ की जो औरतें होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। वो तो हमारा शहर है कि सब इक्वल है, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव की जो औरतें हैं वो अपने पति पे डिपेंड करती है सारी चीज़ों के लिए, कि मुझे घर पे सामान नहीं है, हल्दी नहीं है, मिर्ची नहीं है, या जो श्रृंगार के जो सारे सामान होते हैं वो अपने पति पे आश्रित होती है। तो उस पर जो पत्नी है वो अपने पति को बोलती है कि मुरबर ले देना राजा, अच्छा, लाली लुगरा दिला दो, मतलब हाँ, लिपस्टिक दिला दो, लिपस्टिक दिला दो। अच्छा, लाली लुगरा मतलब लुगरा साड़ी को कहते हैं, और लाल कलर का साड़ी लाली लुगरा। अच्छा, तो और रुंझुन पैरी जो पायल होता है, तो वो डिमांड करती है अपने पति से। कैसा आपको लग रहा है, अपना ग्राफ कैसा लग रहा है कि आप ऑफ कोर्स मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रही हैं, बट आप अपनी इनर जर्नी को अगर देखती हैं तो आपको लगता है कि आप एक्चुअल ग्रो कर रही हैं एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट? मुझे ऐसा लगता है कि ग्रो कर रही हूँ ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे डेली अपने आप में वर्क करना होता है। क्योंकि अभी मेरे गाने जो पीछे जो चले वो तो ठीक है, वो मुझे पुश किए, बट मेरा आगे क्या। तो जब रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे वही एनर्जी, मतलब ज़ीरो होना पड़ता है, ताकि जो आने वाला फिर से जो गाना है वो फिर से पूरी एनर्जी के साथ आप उसको कर पाएं। और वो गाना जैसे अच्छा चला, फेमस हुआ, तो मेरा प्रयास रहता है कि सारे गाने चलें। तो प्रोग्रेस तो ऐसा दिखाई मुझे नहीं देता है। नहीं, ये तो हम्बलनेस हो गई कि प्रोग्रेस नहीं दिखा। देखिए प्रोग्रेस तो है, लेकिन आप हर दिन और बेटर से बेटर होना चाहती हैं, ये कहा तो जा शायद सकता वो जो है। बेटर जो होने वाला जो एक फेज है, तो वो मुझे फील नहीं कराता है। जैसे आपने कहा 5 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, और आप अभी भी अपने अंदर, तो ये आपकी हम्बलनेस है हालांकि कि आप अपने अंदर प्रोग्रेस नहीं देख रही हैं, बट आप प्रोग्रेस कर रही हैं, तभी आपको सक्सेस भी मिल रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर गाने पर अपना 100% देना चाहती हैं। बट ये तो आप अभी जैसे कहें आपकी एक बहुत ही बिगनिंग है आपकी जर्नी की, तो ये एंथुजियाज़म बना रहता है। बट आपको लगता है कि ये आज से आने वाले 10 सालों तक भी आप में ये एंथुजियाज़म बना रहेगा? इस विषय पे मुझे शायद पता नहीं मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो पैर खींचने वाली बात है, डिफ़िकल्टीज़, तो मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ ऊपर वाले पे। मतलब जो भी हो रहा है, क्योंकि आज जो भी है, मैंने तो कभी इसकी कल्पना नहीं की थी ना, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ,
उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे लिए रास्ते बनाते गए, तो प्रोग्रेस मिलता गया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आगे आज से 5 साल बाद भी जो होगा, तो जो भी होगा ना पहले से तय होगा। हाँ, ये बहुत वो ही अच्छी सोच है। उन्होंने करके रखा होगा, या तो अच्छा या तो बुरा। अगर कुछ बुरा हुआ तो हो सकती है मेरी कुछ गलतियां होंगी, और अच्छा हुआ तो मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे। कोई फैन के साथ आपका कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको याद हो, जिसको आप बहुत आपको दिल को छू लिया हो? दिल को छू लिया है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हर्ट हुआ है ऐसा है। अच्छा। जैसे हम लोग स्टेज शोज करते हैं, तो मैं वहाँ की बात नहीं करूँगी, मैं उस फैन से मिले भी नहीं हूँ। उनसे जो बात हुई है मेरी हमेशा फ़ोन से बात हुई है। अच्छा। उनके पास मेरा नंबर कैसे गया पता नहीं मुझे। वो मुझे हमेशा फ़ोन करते थे, मैं उनसे इरिटेट होती थी। क्यों? मतलब वो तारीफ़ करते थे आपकी या? तारीफ नहीं, कि दीदी आपके प्रोग्राम कहाँ लगे हैं, वो रात को 12 बजे फ़ोन कर देते थे। किसी भी टाइम मैं ऑन वर्क होती थी तो भी, और फ़ोन रखने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि मैं किसी से बहुत जल्दी रफली बात नहीं करती, थोड़ा सा आराम से, ताकि सामने वालों को बुरा ना लगे। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब थोड़ी सी अलग है, तो कोशिश करती हूँ कि सामने वालों को बुरा ना लगे। तो ऐसा बात होता था, मैं बहुत ज़्यादा जब इरिटेट हुई तो मैं उनको बोल दी कि आप समय बेसमय ऐसा फ़ोन मत किया करो। मैं थोड़ा सा इरिटेट होती हूँ, मैं काम पे भी होती हूँ, कहीं पे भी होती हूँ, और आप 12 बजे रात को भी फ़ोन कर देते हो, ये सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो ब्लाइंड है। वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड है? ओह। हाँ। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे ये पता चला, तो काफ़ी हर्ट हुआ कि मैं कैसे बात कर दी। और उनको शायद अब स्कूल वगैरह में एडमिशन भी चाहिए, तो वो मुझे बोले कि दीदी आप हेल्प कर दोगे क्या? तो मैं बोले कि हाँ ठीक है, बट अभी तक मैंने किया नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले ही आपको पता लगा है? 3 दिन पहले ही पता चला, जब वो स्कूल का नाम लिए मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, तब मुझे पता चला। मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मैंने उनसे कैसे बात की। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सिंगर को अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आना है या एल्बम्स में गाना गाना है, कोई भी अपकमिंग सिंगर है, बिकॉज़ आप 5 साल आप हैं इस इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, और आपने खुद भी कहा कि आपने इतने तरह के अलग अलग लोगों से मिली हैं, आपके अनुभव भी आपके हैं, तो कोई नया कोई पर्सन है जो कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप उनको क्या बताएंगे कि किस तरह की उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए यहाँ आने से पहले? जो मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है, नो डाउट वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उन पर पेशेंस नहीं है। मतलब उनको लगता है, सारे आर्टिस्ट को ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके गाने नहीं चल पा रहे हैं, तो यहाँ की जो पब्लिक है वो बेवकूफ़, ऐसा है थोड़ा सा। बट ऐसा नहीं है, गाने सारे अच्छे होते हैं। हम अभी क्या होता है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो टैलेंट को भी लोग सिर्फ वो मिलियंस जो व्यूज़ होते हैं उस पे मतलब तौल के रख दिए हैं। तो उसके चलते अगर वो गाना नहीं चला तो लोग बोलते हैं कि यहाँ की पब्लिक बेवकूफ़ है। अच्छे गाने तो किसी को सुनना ही नहीं है, बस वही सुनना है, नाचा गाना सुनना है, डांस बीट चाहिए, या ऐसा थोड़ा सा है हमारे यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है। उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पेशेंस रखो। लोगों को तो बहुत समय लग जाता है किसी भी चीज़ों के लिए। मैं अपने मामले में मैं खुद को लकी समझती हूँ, क्योंकि मैंने जब गाना गाना शुरू की तो मेरा पहला दूसरा गाना ही ट्रेंड में था, तो अच्छे व्यूज़ मिल चुके थे, तो मैं खुद को लकी समझती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति लकी हो। आप सोचती हैं कि 10 साल के बाद आप हो सकता है कि बॉलीवुड में आप गाना गाने चली जाएं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाएं, ये सपना है आपका, जाना चाहती हैं? मैं सपने डेली देखती हूँ ये बट ठीक है, इसके लिए कुछ करती भी हैं, क्योंकि सपना देखना काफ़ी नहीं होता ना, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, रियाज चाहिए होता है आपको, वैसे गानों को प्रिपेयर करना होता है। तो वो तो आजकल तो नेटवर्किंग का भी ज़माना है, मतलब आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करती कोई ऑडिशन के लिए, या कहीं बॉम्बे जा कर के इंडस्ट्री में अपने आप को लाइक एक ट्राई करने के लिए कि आप ऑडिशन दें, लोगों से मिले जाके, इस तरह की कुछ सोच आप रखती हैं? मैं पहले ऐसा सोचती थी, बट अभी ऐसा लगता है मुझे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? पता नहीं, कॉन्फिडेंस कहें या क्यों? आप इतनी अच्छी सिंगर हैं तो आपको अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए।
क्या, कहाँ कॉन्फिडेंस, किस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हैं? मतलब आपको अपने गायकी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप उन लोगों से जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपर जो संगीत की जो शिक्षा होती है वो मैंने नहीं ली है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुन के गाती थी और उसके बाद मैंने डायरेक्ट इधर जंप कर दिया। तो जो जैसे जो बचपन से सीखते हैं सारे रागों में परिपक्व होते हैं, तो वैसा नहीं है मेरे साथ। आप इतनी यंग एज में आपने सफलता पाली है अपने क्षेत्र में, लेकिन आपको उस सफलता को हमेशा मेंटेन करने का जो गुर है वो समझ में आ गया है। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं, इवन हम कहें कि बहुत ही जो क्लासिकल सीखे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी फेम जब उनको मिल जाती है तो वो रियाज छोड़ देते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि हम बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमें अब और ना रियाज की ज़रूरत है और ना किसी और से हमें कम्पीट करने की ज़रूरत है। बट अगर आप ये सोचती हैं कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आई एम श्योर कि आप बहुत आगे जाएंगी, ऐसा हमें लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा नहीं है तो वो मुझे कभी थोड़ा ऊपर, खुद को ऊपर पुश करने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि जो सामने, जिनके सामने मैं काम कर रही हूँ, पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। नहीं, देखिए आपकी ईमानदारी ही, ये ईमानदार होना ही, इस स्टेज पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये ईमानदारी बहुत बड़ी बात होती है कंचन। तो आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रही हैं? अब आप सीख रही हैं संगीत? हाँ, मैं सीख रही हूँ। मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी हूँ, जब से मैंने गाना शुरू किया था 1 साल के बाद मैं ज्वाइन कर ली थी। बट उसके बाद भी मुझे 5 साल सिर्फ लगा था सारेगामा पधा निसा। मुझे हारमोनियम पे किसी गाने का एक स्केल होता है, उसको समझने में मुझे 5 साल लगे थे। और मुझे म्यूज़िक सीखते ही 7 से 8 साल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत पीछे हूँ, तो इसलिए कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे। नहीं, वो डेफिनेटली आप जब लगी रहेंगी तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। आपको अपने गाए हुए सारे गानों में से अगर हम कहें कि फेवरेट गाना तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका फिर यही जवाब होगा कि एक गाना चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर 2-3 गानों की बात करें तो आपको कौन सा ऐसा गाना है कि जो आपको अच्छा लगता हो कि ये गाना, मतलब खुद भी कई बार होता है ना कि जब हम अगर कोई पेंटर होता है तो वो पेंटिंग करता है तो उसे लगता है कि ये मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग है, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है, तो आपको अपने गानों में से कौन सा ऐसा गाना लगता है? एक गाना है ददरिया, फोक में है वो। उसको मिनेश भैया, बहुत अच्छे कवि है वो, उन्होंने लिखा था। उसके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वो थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। बिल्कुल। थोड़े से लिरिक्स इधर उधर होगी क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। सियाने आही बांधे मोड़ी मा पागा, दाई दादा राजी हवे आजा ये गोठ बताही, ये दे गोठ बताही नित मढ़ाही, जाते सगा दोनों जीव जुड़ाही, ये माया के बंधना, ये दे माया के बंधना, पुरखा आसस ले जावर जोड़ी हालाख बरस ले, ओ हेठी हाठौर के सुरता हा पौर के, मन ओले हवा थे मोरे आमा मोर के हो। वाह, बहुत ही खूबसूरत। ऑल्दो मुझे बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहुत सुंदर लगा, सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। इसका नाम है गढ़ा ददरिया। हमारे जो फोक में जो पैटर्न्स है ना गाने के, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद अपने कल्चर के बारे में उतना नहीं जानती हूँ। मैं जैसे जैसे गा रही हूँ तो लोग मुझे बताते हैं, मैं पूछती हूँ ये क्या ये, तो मुझे पता चला कि इसको गढ़ा ददरिया कहते हैं। बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। क्योंकि आपकी लव स्टोरी भी बड़ी चर्चा का विषय है, तो क्यों ये इतनी चर्चा में है? अब मुझे पता नहीं चर्चा पे क्यों है, बस एक किस्सा है हमारे लव स्टोरी को लेके कि फुल फ्लैश में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में हमारे कॉलेज में ही नहीं, सब जगह पे ऐसा होता है कि जब ऐसा कुछ लव अफेयर्स किसी का सामने आता है तो टीचर्स उनको बोलते हैं कि माँ बाप
जो माँ बाप का पैसा है ऐसे ही बर्बाद करने तो आए हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से थोड़ी मतलब है। बट हमारे साथ उल्टा था। हमारे साथ ऐसा था कि जब कॉलेज में पता चला कि उपमन्यु और कंचन का ऐसा ऐसा है, तो कॉलेज वाले अच्छे बच्चे जोड़ी भी अच्छी उनकी, अच्छे लगते दोनों साथ में। मतलब कि हमारे टीचर्स जो हैं वो साथ में बैठ के सब गॉसिप्स करते थे। वो कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, तो उनके माध्यम से हमको पता चलता था। जो हमारे प्रिंसिपल थे, मुझे पता नहीं था कि प्रिंसिपल सर को पता है। वो एक दिन अचानक से पूछे, कुछ कार्यक्रम था हमारे यहाँ पे कॉलेज पे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा, कंचन ठाकुर को तो चाय पिलाई कि नहीं? मैं बोली ये क्या था? बहुत ऑकवर्ड हुई थी मैं, बट फिर समझ में आ गया था कि कॉलेज में सबको पता है। तो उनका सपोर्ट कितना रहा? क्योंकि आप ये जो कहानी बता रही हैं तो कॉलेज के समय की कहानी है, तो कॉलेज के समय से आप लोग डिसाइड तो कर चुके थे कि हम लोग लाइफ पार्टनर्स होंगे, और आपके जो ड्रीम्स थे, आप जो करना चाह रही थी, फैमिली में तो सपोर्ट नहीं मिला, बट आपके शादी अभी हो गई है या होने वाली है? अब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट हो गई है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उपमन्यु सिंह ठाकुर। उपमन्यु। तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया आपकी इस जर्नी में? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने सुना है, रील्स में देखा है, किन्हीं को सुना है कि कहते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, तो है वैसा। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ मैं अकेले नहीं कर पाती है। पीछे से वो मुझे हमेशा पुश करते रहे, सारी चीज़ों को वो ही मैनेज करते हैं आज भी। मैं प्रोग्राम की बात हो या किसी भी चीज़ों को, यहाँ भी जो उन्होंने मैनेज किया वो ही किए। वो अपना भी काम संभाल लेते हैं, और क्योंकि मैं थोड़ी सी वही थोड़ी उलझी टाइप की हूँ, मुझसे चीज़ें संभलती नहीं है, मैं नहीं कर सकती इतना। क्योंकि आप एक कलाकार हैं और अपनी कला पर ही ध्यान देना चाहती हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। जो दुनियादारी की जो चीज़ें होती है ना, मुझसे हैंडल ही नहीं होता। घर का काम हो, ये सब कुछ नहीं होता मेरे से। घर का काम भी वही करते हैं ऐसा? या उनसे ही करवाएंगी आप आगे? नहीं नहीं, ये तो जोक्स अपार्ट, ये तो एक मजाक की बात है। लेकिन आपका एक और हिंदी में एक जो गाना आपको बहुत पसंद है और आपने कई जगह गाया है और बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो वो ही गाना आप गा दीजिए और अपने हस्बैंड को, वुड बी हस्बैंड को डेडिकेट कर दीजिए। शायद मैंने सलोना सा सजन गाया है और आपने उसी को सुना है। उसी की बात कर रहे हैं। मेरा फेवरेट गानों में से एक है वो, लिस्ट में वो भी फेवरेट गाना है। वन ऑफ द फेवरेट। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत खूबसूरत कंचन, बहुत ही खूबसूरत। और हम पूरी उम्मीद करेंगे और ईश्वर से प्रे करेंगे कि आप अपने नाम की तरह, जैसे कंचन एक चमक होती है जो कंचन की, वो चमक आपकी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैले, और आप बहुत सक्सेसफुल हों और बहुत ईमानदारी से आप अपना काम करती रहें और सफल रहें। और हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं जब मुझे पता चला कि ये इंटरव्यू आप ले रही हैं, मैंने कुछ शॉर्ट्स देखे थे अनुज भैया के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत खुश हुई थी कि वाओ। तो थैंक यू सो मच। एक कलाकार से तारीफ़ मिलना दूसरे कलाकार के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हम भी अगर कैमरे के सामने बैठे हैं तो हम लोग सब कलाकार हैं। थैंक यू सो मच कंचन।